नमस्कार साथियों, वंचित भारत के साथ मैं गुर्जर सत्यवीर सिंह पटेल। साथियों, आज 31 अक्टूबर 2020 को हम बात कर रहे हैं सामाजिक चिंतक भाई छत्रपाल पटेल जी से। और आज का जो विषय है वो है सामाजिक न्याय और सरदार पटेल। आइए सुनते हैं इस विषय पर भाई छत्रपाल पटेल जी के विचार। नमस्कार साथियों, हमारी आज की चर्चा का विषय है अखंड भारत के शिल्पी लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच संबंध अथवा सामाजिक न्याय और सरदार पटेल। साथियों, इन दोनों महापुरुषों का राष्ट्र के निर्माण में अहम योगदान रहा है। सरदार पटेल व अम्बेडकर दोनों के ही विचार, संघर्ष तथा उपलब्धियां भारतीय समाज में बहुत ही धरातल तक स्थापित हो चुकी हैं। अपनी अस्वस्थता के बावजूद जहां सरदार पटेल ने खंड खंड में बटे हुए भारत को अपनी दूरदृष्टि, सूझबूझ तथा कर्मठता से एक सशक्त व अखंड भारत का निर्माण किया, वहीं डॉक्टर अंबेडकर ने अपने बेशुमार विरोधियों से संघर्ष करके भिन्न भिन्न भाषा भाषी, अलग अलग संस्कृति और उपासना पद्धतियों तथा जातियों में बटे हुए इस देश को स्वतंत्रता, समता, न्याय व बंधुत्व पर आधारित विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान प्रदान किया। इसके बावजूद कुछ विद्वान अपने पूर्वाग्रहों के कारण इन दोनों महापुरुषों की आलोचना में कलम चलाते रहते हैं। जहां सरदार पटेल को राजाओं, नवाबों, पूंजीपतियों का मित्र और हिंदूवादी कहा गया है, वहीं डॉक्टर अंबेडकर को अंग्रेजों का समर्थक तथा देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाला कहा गया है। यद्यपि हम गंभीरता से इन बातों पर चिंतन मनन करेंगे तो हम ये पाएंगे कि यह आरोप पूर्णतया निराधार हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने जहां शोषित, वंचित समाज में अप्रश्य समझे जाने वाले लोगों के हितों के लिए काम किया, वहीं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खेती किसानी से जुड़े हुए किसान कमेरा समाज के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी। दोनों महापुरुष एक दूसरे के विरोधी न होकर के एक दूसरे के सहयोगी और एक दूसरे के पूरक हैं। आइए हम उन बिंदुओं पर विचार करते हैं जिन पर सरदार पटेल को अंबेडकर साहब का विरोधी कहा गया है। ये कहा जाता है कि सरदार पटेल ने डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में ना पहुंचने देने का प्रयास किया। इस संबंध में हमें ये जानना जरूरी है कि जहां सरदार पटेल कांग्रेस के एक कद्दावर नेता थे तथा नीति निर्णय में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, वहीं बाबा साहब का कांग्रेस से कभी भी कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तालमेल नहीं रहा। इस तरह जब संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर महाराष्ट्र से प्रत्याशी थे तो निश्चित रूप से कांग्रेस के प्रत्याशी का समर्थन करना सरदार पटेल की नैतिक जिम्मेदारी थी। यदि वह कांग्रेस प्रत्याशी का समर्थन ना कर बाबा साहब का समर्थन करते तो ये निश्चित तौर पर पार्टी के प्रति विश्वासघात होता और ये कहीं न कहीं सरदार पटेल के ऊपर एक कलंक साबित होता। यही कारण है कि सरदार पटेल ने कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने के लिए हर संभव प्रयास किया और जिसका परिणाम हुआ कि बाबा साहब वहां से चुनाव हार गए। इसके बाद मुस्लिम लीग के जोगेंद्रनाथ मंडल के सहयोग से बाबा साहब नोआखाली, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में है, वहां से संविधान सभा के लिए सदस्य चुने गए।
लेकिन दुर्भाग्य ने यहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। जब अंग्रेजों ने भारत की स्वाधीनता की घोषणा की तो भारत को 2 राष्ट्रों में विभाजित होना भी तय किया गया और इस तरह से बाबा साहब जहां से संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए वह हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। इस तरह बाबा साहब की सदस्यता संविधान सभा के लिए समाप्त हो गई। एक बार पुनः डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा में लाने की चर्चाएं शुरू हुई। सरदार पटेल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक महत्व को भली भांति जानते थे। वह उन्हें संविधान सभा में लाना चाहते थे। आखिर कांग्रेस में रह करके भी उनको संविधान सभा में कैसे पहुंचाया जाए, यह उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। इसके लिए उन्होंने एक तरफ जहां कांग्रेस के अपने समर्थक साथियों को मनाया, वहीं विरोधियों को भी समझा बुझाकर शांत किया। कुछ लोग सरदार पटेल पर यह आरोप लगाते हैं कि उन्होंने संविधान सभा में पिछड़े वर्ग के आरक्षण का विरोध किया है। यह आरोप भी पूर्णतया निराधार व पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। हमें याद रखना होगा कि साइमन कमीशन से लेकर पूना पैक्ट तक की जो गतिविधियां चलीं और अनुसूचित जाति को सूचीबद्ध किया गया, उस तरह की कोई सूची भारत का संविधान लागू होने के पूर्व तक बनी ही नहीं थी। और ऐसे में जब ओबीसी की कोई सूची तैयार थी ही नहीं तो संविधान के द्वारा ओबीसी को आरक्षण देने की व्यवस्था कैसे संभव थी। अतः ये कहा जाना कि सरदार पटेल ने डॉक्टर अम्बेडकर से पूछा था कि ये ओबीसी क्या है, इसका अर्थ यह लिया जाना चाहिए कि उन्होंने ओबीसी को परिभाषित तथा उसकी पहचान की आवश्यकता पर जोर दिया। यही कारण है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी संविधान सभा में इस बात की व्यवस्था की कि भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों को चिन्हित करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाए और इस तरह से जो है संविधान में धारा 340 की व्यवस्था की गई। हमें ये भी याद रखना होगा कि सरदार पटेल संविधान में मूलभूत अथवा मौलिक अधिकारिता अल्पसंख्यक एवं कबायली क्षेत्रों की सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। संविधान जब अपनी ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन भी नहीं कर पाया था, तब 23 अप्रैल 1947 को सरदार पटेल ने संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को एक प्रतिवेदन भेजा था। इस प्रतिवेदन की धारा 5 में का एवं खा 2 खंड थे। खंड का में उल्लेख था सरकारी सेवाओं के संबंध में सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेगा, जबकि खंड खा में यह उल्लेखित किया गया था कि कोई भी नागरिक धर्म, जाति, वर्ण, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर सरकारी नौकरी के अयोग्य नहीं समझा जाएगा। परंतु यदि राज्य यह समझे कि कुछ वर्गों की सरकारी सेवाओं में उचित भागीदारी नहीं है तो उनके लिए जगह सुरक्षित करने में राज्य को यहाँ दिए गए आदेश से कोई बाधा नहीं होगी। सरदार पटेल ने 8 अगस्त 1947 को उपरोक्त प्रतिवेदन की पूरक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उक्त पूरक रिपोर्ट अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण के संबंध में विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। प्रतिवेदन की पूरक रिपोर्ट में कहा गया था, हम सिफारिश करते हैं कि सामाजिक तौर पर एवं शिक्षा में पिछड़ी हुई जातियों के हालात की जांच पड़ताल करने तथा उनका कष्ट निवारण करने हेतु उन्हें कार्य करना पड़ता है कि अध्ययन हेतु एक वैज्ञानिक आयोग बनाया जाएगा। इस आयोग का काम होगा कि संघ एवं इकाई सरकारों जैसा कि अवसर हो उनके कष्ट निवारण हेतु योग्य कार्यवाही की सिफारिश करें
और इस बात का संकेत करें कि उन्हें कितनी आर्थिक सहायता दी जाए और यह सहायता किन किन व्यवस्थाओं के अधीन दी जानी चाहिए। सरदार पटेल द्वारा प्रस्तुत यह प्रतिवेदन ही संविधान की धारा 340 का आधार बने। इस तरह ये कहा जा सकता है कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण की जो अवधारणा है उसके मूल शिल्पी सरदार पटेल थे, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और यह भी कि उन पर जो आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाया जाता है वह पूर्णतया निराधार है। सरदार पटेल और बाबा साहब के संबंधों को समझने के लिए हमें प्रसिद्ध सामाजिक चिंतक, लेखक, इतिहासकार रामेश्वर पवन जी के इस वक्तव्य को ध्यान में रखना होगा कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं को सरदार पटेल का अनुयायी कहता है तथा वह डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों का विरोधी है, तो वह सरदार पटेल का अनुयायी कदापि नहीं हो सकता। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति अपने को डॉक्टर बाबा साहब का अनुयायी कहता है तथा वह सरदार पटेल का विरोधी है, तो वह बाबा साहब का अनुयायी नहीं हो सकता। हमें इस बात को समझना होगा कि सरदार पटेल का संपूर्ण चिंतन और प्रयास सामाजिक न्याय की भावना से ओतप्रोत था। परिवार व जाति से लेकर राष्ट्र व समाज के प्रति राग द्वेष से मुक्त उनकी समतावादी सोच, संपत्ति संग्रह रहित भिक्षु जैसी भोग मुक्त दिनचर्या, मितभाषी, स्पष्टभाषी, धर्मनिरपेक्ष, भ्रष्टाचार विरोधी, विरक्त जीवन, व्यवहारिक समाजवाद के हिमायती सरदार पटेल का स्मरणीय एवं अनुकरणीय चरित्र और उनकी समस्त उपलब्धियां सामाजिक न्याय व जनहित के लिए सामाजिक परिवर्तन की आधारशिला हैं। आज जब नस्लवादी सांप्रदायिक शक्तियां संविधान की अवहेलना करके मानवता को बांटने वाली वर्णवादी व्यवस्था को उचित ठहराने वाले ग्रंथों और अतार्किक मान्यताओं को पुनः समाज पर थोपने का दुष्प्रयास कर रही हैं, तब देश व समाज के सम्यक उत्थान, सामाजिक न्याय एवं संविधान की सुरक्षा के लिए सरदार पटेल व डॉक्टर अंबेडकर के विचार बहुत ही प्रासंगिक हैं। हमें यह बात को भी याद रखना होगा कि सरदार पटेल व बाबा साहब अंबेडकर दो अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोग भले ही हों, किंतु वे एक दूसरे के विरोधी ना होकर के एक दूसरे के पूरक हैं। जय संविधान, जय लोकतंत्र, नमो बुद्धाय।